हेलो एवरीवन, आज डेट है 8 अगस्त 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि रेड सी को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले फ्रंट पेज पर जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो रिलेटेड है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लेकर के। नीति आयोग के जो गवर्निंग काउंसिल है उसकी मीटिंग हुई, उसमें जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने हमारे इंडिया को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कशन किया। सबसे पहले उन्होंने बात की कोविड-19 पेंडेमिक के बारे में कि कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम में हमारे जो स्टेट हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट हैं उन्होंने जिस तरीके से कोऑपरेशन के साथ में काम किया, तो नीति आयोग को जिस ऑब्जेक्टिव को सर्व करने के लिए हमने एस्टेब्लिश किया था वो ऑब्जेक्टिव को हमने सर्व किया कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम में। और ऑब्जेक्टिव क्या है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये जो आर्टिकल है वो आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 2 कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लेकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और प्रीलिम्स में भी आप सभी को पता है कि प्रेजेंट टाइम में जिस तरीके का यूपीएससी का ट्रेंड है, जो टर्म बेसिस जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं पॉलिटी में। तो यहाँ पर सबसे पहले कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को हम समझ लेते हैं। फेडरलिज्म जो टर्म है वो आप सभी को पता होगा कि फेडरल लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। उसमें 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, एक है सेंट्रल लेवल पर और एक है स्टेट लेवल पर। ये सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट और स्टेट लेवल पर भी गवर्नमेंट होती है। दोनों के पास में अपनी अपनी पावर होती है, लॉ मेकिंग पावर एंड लॉ इम्प्लीमेंटिंग पावर, दोनों के पास में अपनी पावर है। ओके, तो यहाँ पर दोनों अपने अपने लेवल पर काम कर रही हैं। अब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है कि सेंटर और स्टेट जो हैं वो पॉलिसीज़ को कोऑपरेशन के साथ में मिलकर के इम्प्लीमेंटेशन करें, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे जो पॉपुलेशन है, हमारे जो सिटीजन हैं, उनके बेनिफिट के लिए काम कर सके। तो ये है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। और कोविड-19 पेंडेमिक में इसका बेस्ट एग्जांपल दिया है हमारे स्टेट की गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलकर के। अब यहाँ पर जो गवर्निंग काउंसिल है उसमें डिस्कशन हुआ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर के। यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, अर्बन गवर्नेंस, इन सभी के ऊपर फोकस किया। इसके अलावा बात की कि 2023 में इंडिया जो है वो G20 ग्रुप जो है उसकी प्रेजिडेंसी करेगा। तो उन्होंने बताया कि ऐसा ना हो कि जो भी अदर कंट्री जो G20 ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको ये लगना चाहिए कि इंडिया जो है वो कोऑपरेशन के थ्रू, मीन्स हमारे यहाँ पर जो स्टेट और यूटीज़ हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में मिलकर के इस तरीके से काम करते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो इंडिया का शो होना चाहिए। इसके अलावा फोकस किया गया 3T के ऊपर। ये 3T क्या है कि हमारा जो नेक्स्ट टाइम में हमारा जो नेक्स्ट फोकस होना चाहिए स्टेट्स का और सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो ट्रेड के ऊपर, टूरिज्म के ऊपर एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, मींस 3T के ऊपर। हमारा जो इंडियन मिशन है पूरे वर्ल्ड में हम इस तरीके से अपने आप को डेवलप करें कि पूरे वर्ल्ड में इन सारे पॉइंट्स के ऊपर अपने आप को हम एक्स्ट्रा इनिशिएटिव लेकर के, एक्स्ट्रा इसमें इनपुट दे करके पूरे वर्ल्ड में अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाए। ओके, तो अगर हम टूरिज्म की बात करें, ट्रेड की बात करें, तो इंडिया जो है वो सेल्फ रिलायंट होने की कोशिश कर रहा है। बार बार जो है वो हम इस तरीके के एग्जाम्पल देखते हैं कि गवर्नमेंट नई नई इनिशिएटिव लेकर के आ रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में खुद में हो। जैसे कि यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें तो इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि देखो यहाँ पर सेल्फ सफिशिएंसी पल्सेज में, ऑयल शीट्स में, एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ जो हैं, इन सभी में जो है वो इंडिया सेल्फ रिलायंट होने की कोशिश कर रहा है। मतलब ट्रेड में जो है वो मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात आती है टूरिज्म की। तो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट नई नई इनिशिएटिव लेकर के आती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टूरिज्म में जो अलग अलग सर्किट, जैसे कि डेजर्ट सर्किट हो गया, जैसे कि कृष्णा टूरिज्म सर्किट हो गया, भगवान राम से रिलेटेड, लॉर्ड राम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेज हैं, उन सभी को कनेक्ट करके एक सर्किट बना दिया गया। इस तरीके के नई नई इनिशिएटिव इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है ताकि टूरिज्म सेक्टर को भी इंडिया में डेवलप किया जा सके। और टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो न्यू इनोवेशन जो है वो रेगुलरली इंडिया इनके ऊपर फोकस कर रहा है।
ओके, तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को हमने डिस्कस किया। अब हम बात कर लेते हैं गवर्निंग काउंसिल को लेकर के। सबसे पहले तो नीति आयोग, इन्होंने प्लानिंग कमीशन को एलिमिनेट करके नीति आयोग लेकर के आए। नीति आयोग इसलिए इस्टेब्लिश किया गया कि इसमें हम फोकस करेंगे बॉटम अप जो अप्रोच है उसके ऊपर फोकस करके काम किया जाएगा। मेजर ऑब्जेक्टिव ये था कि सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर जो गवर्नमेंट है उनमें कोऑपरेशन को प्रमोट किया जा सके, ताकि जो हमारा इंडिया है उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट आए। गवर्निंग काउंसिल की अगर हम बात करें तो नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल की ये 7th मीटिंग थी, और इसमें जो हेड होते हैं, जो चेयरपर्सन होते हैं, वो होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। वाइस चेयरपर्सन जो है, चेयरमैन जो है, वो अपॉइंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। इसके अलावा इसमें स्टेट के जो सीएम है, यूटीज़ जहाँ पर लेजिस्लेचर हैं वहाँ के सीएम, इसके अलावा जो अदर यूटीज़ जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है तो वहाँ के एलजी जो हैं और भी एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स जो हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, तो ये हमने गवर्निंग काउंसिल, नीति आयोग की, नीति आयोग से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो टर्म है उन सभी के बारे में बेसिक फैक्ट डिस्कस किए। सेकेंड जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है, हमारी जो इसरो है उन्होंने कुछ सैटेलाइट लॉन्च की और यूज़ किया SSLV का। ये SSLV क्या है? SSLV जो है वो है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यहाँ पर देखिए स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये हमारी जो इसरो है उन्होंने इनिशिएट किया ताकि जो स्मॉल साइज के जो सैटेलाइट हैं उनको कम पैसे में इजीली उनको सेटल किया जा सके। तो ये कल जो है इसरो ने यहाँ पर कुछ सैटेलाइट्स को इस तरीके से लॉन्च किया और इनके नेम जो हैं वो यहाँ पर हैं EOS-02 और आज़ादी सेट। हालांकि इनको जिस ऑर्बिट में इनको एस्टेब्लिश करना था वो वहाँ पर एस्टेब्लिश नहीं हो पाई, तो इनका जो यूज़ है, जिन यूज़ के लिए इनको एस्टेब्लिश किया गया था वो इनका यूज़ नहीं हो पाएगा। इस आर्टिकल में बताया गया है कि इलिप्टिकल ऑर्बिट जो है उसमें उनको एस्टेब्लिश कर दिया गया, बल्कि सर्कुलर जो पाथ है उसमें उनको एस्टेब्लिश करना था। ओके, तो इसमें इसरो जो है जल्दी उनका स्टेटमेंट आएगा। वैसे इसरो की तरफ से बोला गया है कि जो भी यहाँ पर कुछ फॉल्ट देखने को मिली, कुछ मिस्टेक देखने को मिली, उन सभी को सुधार करते हुए जल्दी ही हम क्या करेंगे, सेकंड जो इसका पार्ट है मतलब SSLV-D2 जो है वो हम लेकर के आएंगे और जो इस तरीके की स्मॉल सैटेलाइट्स हैं उनको हम लॉन्च करेंगे। ओके, तो इसरो से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये जो इसरो है वो एग्जिस्टेंस में आया, अभी कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये काम करता है ये आपको पता होना चाहिए। अभी एक मूवी आई है रॉकेटरी, हालांकि उसकी अगर आप एक इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो नहीं ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन उसकी जो स्टोरी जो है वो काफ़ी शानदार है। नंबी नारायण, आपने सुना होगा इसरो के साइंटिस्ट। उसमें हमें पता चलता है कि इसरो जो एग्जिस्टेंस में आज है, जहाँ पर हमने मार्स जो मिशन है, मोम जो मिशन 2013 में इंडिया ने लॉन्च किया और फॉरेन कंट्री मींस हॉलीवुड की मूवी के प्राइस से भी कम में हमने उस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया। उस प्रोजेक्ट को हम काफ़ी पहले टाइम में ही लॉन्च कर देते। नंबी नारायण इसके पीछे थे, उन्होंने ये जो प्रोजेक्ट है उसको एस्टेब्लिश करने में काफ़ी पहले ही इंडिया इसको अचीव कर ले पाता, लेकिन कुछ ऐसी हर्डल्स क्रिएट हुई। तो उसमें एक स्टोरी शो की गई है कि किस तरीके से हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया है टेक्नोलॉजी में अपने आप को आगे बूस्टअप करने के लिए। ओके, तो वो जो कहानी है, कम से कम आपको नंबी नारायण से रिलेटेड जो भी बेसिक बातें हैं वो पता होनी चाहिए कि किस तरीके से जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो नई नई टेक्नोलॉजी के इनोवेशन के लिए, नई नई पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग काम करते हुए कम रिसोर्सेज में भी उन्होंने बेहतरीन काम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आर्टिकल रिलेटेड है सेंट्रल डेपुटेशन को लेकर के। तो 3 IPS ऑफिसर हैं, उनको सेंट्रल डेपुटेशन के लिए यहाँ पर ऑप्ट किया गया है। अब हम यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है कि ऑल इंडिया सर्विस से जो ऑफिसर्स हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है, उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी कम संख्या में सेंट्रल डेपुटेशन पर जो ऑफिसर्स हैं वो देखने को मिले। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ऑल इंडिया सर्विसेज। ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं वो स्टार्टिंग में 2 थी, IAS IPS, और अभी प्रेजेंट टाइम में 3 हैं। IAS IPS और IFS जो सर्विसेज हैं ये ही ऑल इंडिया सर्विसेज है। इसमें क्या होता है, सेंट्रल लेवल पर आपको रिक्रूट किया जाता है, फिर आपको स्टेट कैडर अलॉट किया जाता है।
उस स्टेट में आपकी जो जॉब है वो वहाँ पर काम करते हैं, मतलब आप जो भी ऑल इंडिया सर्विसेज में आते हैं। इसके बाद में क्या होता है, टाइम टू टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक लिस्ट बनाती है, कुछ ऑफिसर्स का नाम यहाँ पर चुनती है, मांगती है स्टेट से कि सेंट्रल डेपुटेशन पर हमें ऑफिसर चाहिए। ओके, स्टेट जो है वो अपने नाम यहाँ पर सजेस्ट करती है, उन नाम में से फिर चूज किया जाता है और फिर उनको सेंट्रल डेपुटेशन पर या फिर अदर स्टेट में डेपुटेशन पर उनको बुलाया जाता है। ओके, तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो ये होता है सेंट्रल डेपुटेशन। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसके पास में पावर होती है सेंट्रल डेपुटेशन पर किसी भी ऑफिसर को लाने ले जाने के लिए, किसी अदर स्टेट में उनको अपॉइंट करना है उसके लिए। तो यहाँ पर एक बार पिटीशन भी डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि यहाँ पर स्टेट को पावर दी जानी चाहिए। ओके, फिर हालांकि इसका कोई रिजल्ट नहीं आया, बस पिटीशन डाली गई थी। तो यहाँ पर अगर हम ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करें तो आर्टिकल 312 जो है वो हमारी राज्यसभा को पावर देता है कि राज्यसभा अगर एक 2/3 मेजोरिटी से एक रेजोल्यूशन पास करे और उसके बाद में पार्लियामेंट जो है वो लॉ के थ्रू ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो बना सकता है। ओके, तो ये बेसिक फैक्ट्स हो गए ऑल इंडिया सर्विसेज को लेकर के जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर फ्रंट पेज से पहले ही एक पेज है और उस पर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें दे रखी हैं। यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें, यहाँ देखिए इस आर्टिकल में ये बता रखा है कि प्रेजेंट टाइम में अभी मॉनसून सीजन चल रहा है हमारे इंडिया में, और यहाँ पर जो हमारा साउथ वेस्ट जो मानसून है उसकी क्या अवेलेबिलिटी है, कौन से एरिया में कितनी रेनफॉल देखने को मिली है, उन सभी के बारे में यहाँ पर मैप के थ्रू शो कर रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यूपी, ये देखिए यूपी बिहार वाला जो रीजन है और नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन जहाँ पर हैवी रेनफॉल देखने को मिलती है वहाँ पर डेफिशिएंट आ रहा है टाइम के साथ में। इसके अलावा अगर हम देखें तो थार डेजर्ट वाला जो रीजन है या फिर हम सर्दर्न पार्ट में बात करें तो यहाँ पर हैवी रेनफॉल देखने को मिल रहा है। ओके, तो क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसके बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं और उसका मेजर रीजन है क्लाइमेट चेंज। टेम्परेचर जिस तरीके से इंक्रीज़ हो रहा है उसकी वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। आईपीसीसी की जो 6th असेसमेंट रिपोर्ट आई थी उसमें भी ये बात बोला गया था कि टाइम के साथ में जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हैं वो इंक्रीज़ होंगे, मतलब हीट गिरेगी तो हीट गिरेगी, बारिश होगी तो बारिश होगी। अब वो ऐसा है कि इस एरिया स्पेसिफिक किसी एरिया में एक्सट्रीम रेनफॉल देखने को मिल रहा है, किसी एरिया में एक्सट्रीम ड्रॉट देखने को मिल रहा है। इस तरीके के एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, ऐसा 6th असेसमेंट रिपोर्ट में बोला गया था आईपीसीसी की। ओके, तो आईपीसीसी से रिलेटेड जो बेसिक फैक्ट्स है वो आपको कमेंट बॉक्स में बनाने हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, अभी ताइवान में जो विजिट हुई यूएस के स्पीकर की, तो उसको लेकर के यहाँ पर बताया गया है कि जैसे ही ताइवान में विजिट हुई चाइना ने यहाँ पर उसके बाद में मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया। इसको लेकर के फॉरेन पेज पर भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी ये जो उनका जो मिलिट्री एक्सरसाइज था वो ख़त्म हुआ है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो एक लग रहा था कि यहाँ पर कुछ इशू क्रिएट हो सकते हैं वो उसमें शांति देखने को मतलब पीस और स्टेबिलिटी जो है वो देखने को मिल रही है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि देखो इंडो पैसिफिक वाला जो रीजन है उसके बारे में स्टेबिलिटी चाहता है हर कंट्री कि इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो स्टेबल हो। यूएस जो है वो अपना डोमिनेंस इसलिए इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहा है कि चाइना जो है वो अपनी पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग जिस एरिया में अपना डोमिनेंस अपनी जो स्ट्रॉन्ग पावर जो है उसको इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहा है, उसको हम लेवल अप कर सके, बैलेंस कर सके। इसलिए यूएस जो है वो इस एरिया में अपनी प्रेजेंस जो है वो बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो डेमोक्रेसी को लेकर के है। आप सभी को पता है हमारी इंडिपेंडेंस को 75 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे अभी 15 अगस्त को। तो इस आर्टिकल में जो राइटर हैं उन्होंने ये बताया है कि जो बेसिक ऑब्जेक्टिव थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जब बनाया गया था, जो हमने डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी, उन सारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लूप होल हैं प्रेजेंट टाइम में जिनको लेकर के टाइम टू टाइम इशू क्रिएट हो सकते हैं और होते रहते हैं। उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए गवर्नमेंट को। और जो हम सेलिब्रेशन पर इतना फोकस कर रहे हैं, अगर उसकी जगह हम ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस करें कि जिस ऑब्जेक्टिव को, जिस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ था, उस टारगेट को हम अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो माइनर मिनरल
प्लंडर को लेकर की है। राइटर का ये बोलना है कि हमारे इंडिया में अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा एक्सट्रैक्शन कौन से मिनरल्स का किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा वाटर का किया जाता है। ओके, उसके बाद में सैंड और ग्रेवल जो है उनका किया जाता है। माइनर मिनरल है लेकिन उनका इतना ज़्यादा किया जाता है। जो मेजर मिनरल है जैसे कि कोल हो गया, आयरन हो गया, इनका भी काफ़ी ज़्यादा वैसे एक्सट्रैक्शन देखने को मिलता है। मतलब गलती से इलीगल तरीके से माइनिंग हो रही है इन सभी की। ये जो राइटर है इनका ये बोलना है कि रेगुलेशन की बात होनी चाहिए। रेगुलेशन में अगर हम बात करें तो 1994 और 2006 में इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन रिलीज़ किए गए थे और इसमें ये बात बताई गई थी कि देखो क्या होना चाहिए। उसमें बताया गया कि 5 हेक्टेयर से ज़्यादा की अगर ज़मीन है और वहाँ पर माइनिंग हो रही है तो उन सभी को उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए वहाँ पर आपको एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेना होगा। उसके बाद में उसमें अमेंडमेंट किया गया 2010 में। जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने यहाँ पर एक बात बोली कि जो स्टेट हैं उनको ये कोशिश करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में एक बात रखी गई, 5 हेक्टेयर से कम ज़मीन पर भी अगर इलीगल माइनिंग होती है तो उसको भी रेगुलेट करने की बात होनी चाहिए। तो स्टेट्स को यहाँ पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप अपने अपने लेवल पर इसको भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि हर स्टेट ने अपने लेवल पर कोशिश भी की, इम्प्लीमेंट भी किया, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी हाई लेवल पर इस तरीके की इलीगल माइनिंग देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं बहुत सारी रिवर के, गंगा रिवर, गोदावरी रिवर, महानदी रिवर, नर्मदा रिवर, इन सभी के जो बेसिन एरिया है उन सभी के बारे में। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि उनके बेसिन एरिया में जो एक्सट्रैक्ट हो रहा है सैंड का, उसकी वजह से वहाँ पर ना सिर्फ एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन देखने को मिल रहा है, वहाँ पर बहुत सारी स्पीसीज हैं, एक्वेटिक स्पीसीज हैं, उनकी भी संख्या काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है। जैसे कि यहाँ पर मैसीर जो फिशेज हैं उसके बारे में बताया रखा है कि उसकी पॉपुलेशन जो है वो 73% तक कम हो गई है इस तरीके की इलीगल सैंड माइनिंग होने की वजह से। ओके, तो यहाँ पर फिर जो राइटर हैं उन्होंने बताया है कि 2016 में जब हमें कुछ इम्प्लीमेंट करना था, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो उसमें अमेंडमेंट किया गया था उसको इम्प्लीमेंट करना था, तो उसमें बताया गया था कि एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी जो है वो हमें बनानी चाहिए। किस लिए बनानी चाहिए? इसलिए बनानी चाहिए कि जो एक्ट बनाया गया है, जो अमेंडमेंट बनाया गया है, उसको हम अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो कमेटीज़ हैं जो बनाई गई थी अच्छे के लिए, ये कमेटी प्रेजेंट टाइम में क्या करती हैं कि एक दिन में ही 50-50 माइनिंग साइट्स को लेकर के अप्रूवल दे देती हैं। मतलब अच्छे से व्यू किया नहीं और अप्रूवल पे अप्रूवल दिए जा रहे हो, जिसकी वजह से जिस चीज़ को रोकने के लिए इन कमेटीज़ को बनाया गया था वो तो ऑब्जेक्टिव सर्व ही नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए। हम जो है वो सैटेलाइट इमेजेस का यूज़ करें। पहले सैटेलाइट इमेजेस जो हैं वो एंशिएंट टाइम की मिल जाएंगी ना आपको, 10 to 15 ईयर्स पहले की भी मिल जाएंगी। तो उनका आप कंपैरिजन करो प्रेजेंट टाइम से, फिर आपको पता चलेगा कि किस एरिया में जो इलीगल सैंड माइनिंग या अदर जो माइनर प्रोडक्ट्स हैं उनका माइनिंग जो है वो हो पा रहा है। ओके, तो आप सैटेलाइट जो है उसका यूज़ कर सकते हो इमेजेस का। ओके, जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका यूज कर सकते हो, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसका यूज कर सकते हो। ओके, सेम इसी तरीके का इशू है। आप सभी को पता है कि तमिलनाडु जो है वहाँ पर कुछ एरिया ऐसा है जिसमें स्पेसिफिक जो है वो हमारे फायर क्रैकर्स जो हैं उनका फॉर्मेशन किया जाता है और उस इंडस्ट्री में टाइम टू टाइम इशू देखने को मिलते हैं। तो उस इशू को सॉल्व करने के लिए भी बोला गया था कि ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम वहाँ पर इंस्पेक्शन कर सकते हैं कि जिन रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाया गया है उनका इम्प्लीमेंटेशन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि इन सारी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ये जो भी इशू हैं उनको हम सोल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, इसमें बताया गया है कि हमारे इंडिया में 75 नंबर के जो ग्रैंड मास्टर हैं वो इंडिया को मिल गए हैं और ये जो ग्रैंड मास्टर हैं इनका नेम है वी प्रणव। ओके, यहाँ पर उनकी इमेज पिक भी दे रखी है। यहाँ पर ये बता रखा है कि 2000 के बाद में अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इनकी संख्या बढ़ी है। सबसे ज़्यादा जो है वो तमिलनाडु स्टेट से आते हैं ग्रैंड मास्टर। और अभी आप सभी को पता है कि चेन्नई में जो चेस ओलंपियाड है, चेस जो इसका इवेंट है वो अभी ऑर्गेनाइज करवाया गया था। ओके, जो स्पोर्ट्स पेज है उस पर विश्वनाथन आनंद का भी एक आर्टिकल आया है और उसमें दे रखा है कि टाइम के साथ में इस तरीके के जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड इवेंट्स जो हैं वो जितने ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे हमारे इंडिया में उतनी ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट होगी और उतनी ज़्यादा जो हमारा यूथ है वो इनकी तरफ इंस्पायर भी होगा।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर। अब सभी को पता है कि अभी जो हमारे नए CGI होने आने वाले हैं, अभी प्रेजेंट टाइम में जो CGI हैं उनकी जो टर्म है, उनका जो टाइम पीरियड है वो खत्म होने वाला है, NV रमन्ना। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसका कोलिजियम सिस्टम किस तरीके से काम करता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124 जो है वो ये बताता है कि सुप्रीम कोर्ट मतलब हमारी हायर जुडिशरी में जो जजेस को अपॉइंट आपको करना है उसमें आपको CGI से कंसल्ट करना होगा। ओके अब ये जो कंसल्ट टर्म है, पहले इसमें क्या होता था कि जो एग्जीक्यूटिव है उसको मोर पावरफुल यहाँ पर बना रखा था कि सिर्फ अगर कंसल्ट कर लिया मतलब पूछ लिया लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। फिर आए जजेस केस। तो फर्स्ट जजेस केस में ये बोला गया कि जो कंसल्ट किया गया है ना उसके ऊपर फोकस किया जाए। भाई कंसल्ट जो है उसमें CGI की सहमति होनी चाहिए उस चीज़ को लेकर के। सेकंड जजेस केस में ये बोल दिया गया कि CGI और 2 सीनियर मोस्ट जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट के वो डिसीजन लेंगे और वो डिसीजन लेंगे उसका जो रिजल्ट रहेगा उसको इम्प्लीमेंट आपको करना होगा। थर्ड जजेस केस में क्या किया गया कि 4 सीनियर मोस्ट जज प्लस CGI ये जो है वो डिसीजन लेंगे और उसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। मतलब प्रेसिडेंट जो हैं वो यहाँ पर अपॉइंट करें हमारे हायर जुडिशरी में जो जजेस हैं, तो इनका जो कंसल्टेशन है, इनकी जो भी सहमति है, इनका जो भी यहाँ पर आदेश है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। ये बात बोली गई जुडिशरी के बारे में 3 जजेस केस में। 2014-15 की बात है, आप सभी को पता है 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाने की कोशिश की NJC। इसमें बताया गया कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसके भी कुछ मेंबर शामिल हों कोलिजियम सिस्टम में और फिर उसके थ्रू जो है वो जजेस को अपॉइंट किया जाए। जुडिशरी ने इसको हटा दिया। जुडिशरी ने बोला कि आप तो एनक्रोच करने की कोशिश कर रहे हो, एग्जीक्यूटिव को मोर पावरफुल बना रहे हो। ओके तो यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो जो कोलिजियम सिस्टम है उसमें जो कंसल्ट जो वर्ड है उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं रखा गया था। बाद में जो जुडिशरी है उसको ज़्यादा उन्होंने मोर इंटरप्रेट किया, व्याख्या की उसकी और फिर उसके हिसाब से उसको अप्लाई किया। अभी जो हमारे CGI हैं NV रमन्ना, उन्होंने अपने टाइम पीरियड अपने टर्म में काफ़ी अच्छा काम किया। हमारे जुडिशरी में जो वैकेंट पोस्ट हैं उनको फिल करने के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी संख्या है उनको उन्होंने यहाँ पर अपॉइंट की। उन्होंने बार बार इस चीज़ के ऊपर फोकस किया कि हमारा जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज़्यादा इम्प्रूवल होना चाहिए। ज़्यादा उन्होंने इस बात के ऊपर फोकस किया कि हमारी जुडिशरी में जो पोस्ट वैकेंट है वो फिल होनी चाहिए, क्योंकि अगर जुडिशरी के ऊपर बर्डन अगर आप देखोगे तो केसेस की संख्या रेगुलर इंक्रीज़ होती जा रही है और रेगुलर इंक्रीज़ होने की वजह से अगर जजेस को अगर आप ज़्यादा संख्या में अपॉइंट नहीं करोगे तो वो जो प्रॉब्लम है वो इसकी वजह से ही पेंडिंग केसेस जो हैं उनका टाइम पीरियड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो अगर जजेस ज़्यादा होंगे तो इन इशू को हम सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ आप सभी को पता है, लोकेशन तो आपको पता ही होगी कि जो हमारा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है उसके बारे में अगर हम बात करें, इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, इसके नर्दर्न और यहाँ पर ईस्टर्न वाले पार्ट पर ग्रेट बैरियर रीफ है। तो इसको लेकर के एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में ये बोला गया है कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है उसका नर्दर्न और जो मिडिल वाला पार्ट है वहाँ पर एक्सटेंशन देखने को मिला है, लेकिन सदर्न पार्ट जो है उसमें थोड़ी कमी देखने को मिली है। ये आर्टिकल इसमें बताया गया है कि जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, तो टाइम टू टाइम क्या बोला जाता है कि जो कोरल रीफ है उसमें काफ़ी इशू देखने को मिलते हैं, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो वाटर जो है, सी का जो वाटर है उसका भी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से इशू जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। कोरल ब्लीचिंग जैसे इशू भी देखने को मिलते हैं। ओके तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो प्रॉब्लम है इसको लेकर के जो रिपोर्ट आई इसमें बताया गया है कि जो क्लाइमेट जो इशू है उन सभी को एक तरीके से एडोरेबल स्टेज में कोरल रीफ जो है वो अपने आप को एक्सटेंड कर पाएंगे। इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि ये जो कोरल रीफ वाला जो एरिया है ग्रेट बैरियर रीफ, वो टूरिज्म को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है और काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से रेवेन्यू भी जनरेट होता है। बहुत सारे लोगों को जॉब यहाँ पर इन्होंने एक तरीके से जॉब जो है वो क्रिएट हो रखी है, क्योंकि काफ़ी अच्छा टूरिज्म प्लेस है, काफ़ी ज़्यादा संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ को लेकर के हम कुछ बेसिक फैक्ट्स डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ कोरल रीफ। कोरल जो है वो मैरीन इनवर्टिब्रेट्स होते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं जिनके स्पाइन नहीं होती है। ये दे आर द लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर ऑन द प्लेनेट। Each coral is called a polyp and thousands of such polyp live together to form a colony which grew when polyp multiply to make copies of themselves.
जो पॉलिप्स होते हैं, कोरल्स जो होते हैं, दो तरीके के होते हैं, एक हार्ड कोरल होते हैं, एक सॉफ्ट कोरल होते हैं। हार्ड कोरल क्या होते हैं कि यहाँ पर कुछ स्मॉल 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 यहाँ पर कुछ ऐसे एनिमल टाइप स्पीसीज पाई जाती हैं। वो जब उनकी डेथ होती है तो उनका आउटर स्ट्रक्चर जो होता है वो एक तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर के बना होता है, और वो जो आउटर स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर जमा होता जाता है। जमा होते 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 वो काफ़ी लंबा टाइम लगा होगा और यहाँ पर स्ट्रक्चर बन गई। उसके अंदर ये स्पीसीज जो है, ये छोटे छोटे जो पॉलिप्स हैं वो रहते हैं। इसके साथ में यहाँ पर एक एल्गी भी रहता है, जूजेंथली। जूजेंथली यहाँ पर वाटर से फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या है, यहाँ पर बनाता है खाना। पोलिप जो है उनको रहने के लिए जगह देते हैं। दोनों के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। लेकिन ऐसा बोलते हैं कि जब यहाँ पर टेम्परेचर चेंज होता है तो जो एल्गी है वो यहाँ पर रिस्ट्रिक्टिव स्टेज में ऑक्सीजन जो है उसका फॉर्मेशन करने लगता है, जिसकी वजह से जो पॉलिप्स हैं वो किक मारते हैं एल्गी के कि हटो यहाँ से, आपकी वजह से हमें परेशानी हो रही है। तो ये जो है वो एल्गी यहाँ से निकल जाते हैं, और निकल जाने की वजह से एल्गी की वजह से जो स्केलेटन है ना, जो यहाँ पर स्ट्रक्चर है, हार्ड स्ट्रक्चर, उसमें ऐसे रंग बिरंगा वो दिखाई देता है, कलरफुल दिखाई देता है। जैसे ही एल्गी यहाँ से हटा वो बिल्कुल वाइट कलर में दिखने को लगता है, और इसी को बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। ओके, तो ये बेसिक फैक्ट हो गया ग्रेट बैरियर रीफ को लेकर के। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है वो यहाँ पर रिलेटेड है। देखो, अभी मध्य प्रदेश में पंचायत के इलेक्शन हुए। इशू क्या देखने को मिला कि वहाँ पर वीमेन जो हैं उनको क्या दिया गया, रिजर्वेशन दिया गया कि 50% सीट जो हैं वो वीमेन बने। भाई सरपंच जो हैं, प्रधान जो हैं वो वीमेन बने। क्या हुआ, उनकी जगह उनके हस्बैंड, उनके रिलेटिव जो हैं वो ओथ ले रहे हैं, सरपंच पति के नाम पे, सरपंच भाई के नाम पे, सरपंच पिता के नाम पे। ओके, तो ये जो इशू है ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। जो बेसिक ऑब्जेक्टिव जिसमें हम चाहते हैं कि वीमेन का पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसी मेकिंग में इंक्रीज हो, गवर्नेंस में इंक्रीज हो, ये कब इम्प्लीमेंट हो पाएगा, जब उसमें हम उसके थ्रू उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट काम भी कर रही है, लेकिन उसका रिजल्ट तो कुछ निकल ही नहीं रहा है। उनके नाम पे कोई और जा कर के यहाँ पर अपना जो काम करेगा उसका कोई मतलब ही नहीं है। फिर वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, अपने बेनिफिट के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर काम करते हैं। वीमेन का पार्टिसिपेशन होगा तो वीमेन के लिए कम से कम जो पॉलिसीज़ बनी है वो इम्प्लीमेंट हो पाएगी, और ये सारा काम होगा अवेयरनेस से, एजुकेशन से। ओके, तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि कम से कम जो एजुकेशन है उसको एक इम्प्लीमेंटेशन होना ही चाहिए, कि एजुकेशन जब होगा तभी तो अवेयरनेस ज़्यादा क्रिएट होगी ना। तो जो भी इलेक्शन हो उसमें एजुकेशन जो है वो इम्प्लीमेंट अगर हो कि इतनी एजुकेशन है, एक अवेयरनेस जो है, या टाइम टू टाइम एक अवेयरनेस कैंप होना चाहिए जिसमें ये सारी बातें बताई जाए कि गवर्नमेंट जो है वो आपके लिए ये पॉलिसीज़ बना रखी है, इसके अकॉर्डिंग आप यही काम कर सकते हो। और ये देखो, जब तक इन सब का अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ ना, गवर्नमेंट कितनी ही ये जो पॉलिसीज़ हैं इनका फॉर्मेशन हो, इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। और इसका एक बेसिक चीज़ ये है कि क्वालिटी एजुकेशन बहुत होना ज़रूरी है। मतलब आप एक चीज़ को अगर करेक्ट करते हो तो उसकी वजह से एक सर्किल में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सही होने लगती हैं। जैसे कि मान लो आपने एजुकेशन को इंक्रीज़ किया कि एजुकेशन जो है वो क्वालिटी एजुकेशन हो, क्वालिटी एजुकेशन होगी, गर्ल्स जो हैं वो अच्छे से पढ़ेंगी, क्वालिटी एजुकेशन आएगी, उनमें सारी बातें क्लियर होंगी, उनको अपने राइट्स भी पता होंगे, उनको अपने ड्यूटीज़ भी पता होंगी। वो और ज़्यादा, मान लो उनकी मैरिज हुई, शादी हुई, शादी के बाद में उनको अवेयरनेस पता है, अवेयरनेस है तो फैमिली प्लानिंग जो है उसके ऊपर फोकस करेंगी, जो अपनी नेक्स्ट जनरेशन है उसकी एजुकेशन के ऊपर फोकस करेंगी, हेल्थ जो है उसके ऊपर फोकस करेंगी, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं उनके ऊपर फोकस करेंगी। तो अगर उनकी वजह से, उन एजुकेशन की वजह से एक गर्ल की लाइफ जो है वो सुधरती है, उसमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है, तो नेक्स्ट जनरेशन तक इसका जो रिजल्ट है वो देखने को मिलता है। और इसी तरीके से जब इम्प्रूवमेंट आने लगेगा तो इंडिया का जब बेसिक लेवल पर जब इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट, ग्रोथ होगा ना, तभी जा कर के हम जो टारगेट रखते हैं कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड लेवल पर दोबारा से अपने आप को हम एक पावर के रूप में एस्टेब्लिश कर पाएँ, वो सारी चीज़ें जब होंगी तब जब हम ग्राउंड लेवल पर सारा चेंज कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इलेक्शन लड़े जाएं किसी के नाम पर और फिर काम करे कोई के नाम पर। ओके, तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्टिव लेवल पर या फिर रिस्ट्रिक्टेड लेवल पर इसमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, और इसमें जो भी इश्यूज हैं उनका सॉल्यूशन होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, यहाँ देखिए, हाँ, CSIR जो है ना,
इसके बारे में बताया गया है कि CSIR कि जो फर्स्ट वीमेन चीफ जो हैं उनको अपॉइंट यहाँ पर किया गया है, CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये जो CSIR है इसको 1942 में एस्टेब्लिश किया गया था, 1942 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इसके लिए 1930 से ही काम होना स्टार्ट हो गया था, फिर 1942 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे वो इसके प्रेसिडेंट होंगे। वाइस प्रेसिडेंट होते हैं मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर होते हैं, ओके, एक्स ऑफिशियो, मतलब जो भी मिनिस्टर होंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वो इसके वाइस प्रेसिडेंट हो जाएंगे। डायरेक्टर जनरल जो है इसकी गवर्निंग बॉडी के हेड होते हैं और फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर बनी है एन कलाई सेल्वी। एन कलाई सेल्वी जो हैं वो इससे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए कराईकुडी बेस्ड सेंटर इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में वो काम करते थे और वहाँ पर पहली बार उस इंस्टीट्यूट से निकल करके किसी को CSIR का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। इससे पहले भी अगर हम देखें तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI, धृति बनर्जी नाम याद होगा, पहली बार जो है उनके एग्जिस्टेंस के बाद में पहली बार जो है वो वहाँ पर किसी वीमेन को उनका हेड बनाया गया है। तो ये काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव हैं, हर लेवल पर वीमेन का पार्टिसिपेशन जो है वो इंक्रीज़ करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर CSIR से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट देख लेते हैं। CSIR जो है वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन इसको मैक्सिमम जो फंडिंग है वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मिलती है। शांति स्वरूप भटनागर जो है वो प्राइज़ दिया जाता है CSIR के द्वारा। ये जो शांति स्वरूप भटनागर जो थे इसके फाउंडिंग मेंबर थे और उसी के बेसिस पर उन्हीं के नाम पर फिर ये प्राइज़ दिया जाने लगा 1958 से, ओके। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हमने डिस्कस किए CSIR को लेकर के। यहाँ पर फॉरेन ट्राइब्यूनल्स को लेकर के बताया गया है कि कुछ ऐसे लोग जो हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है उन्होंने सेंट्रल से और आसाम गवर्नमेंट से पूछा है कि हमें क्या करना चाहिए, 200 एडिशनल फॉरेन ट्राइब्यूनल जो हैं उनको अपॉइंटमेंट हमें करना होगा ताकि जो भी इश्यूज हैं उनको सॉल्व किया जा सके। फॉरेन ट्राइब्यूनल्स क्या है, देखो फॉरेन ट्राइब्यूनल्स जो है पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की इसमें ड्यूटी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर थी, लेकिन फिर इसमें अमेंडमेंट किया गया उस एक्ट में और इसमें जो है वो डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट है उसको पावर दी गई कि वो अपने लेवल पर अपॉइंटमेंट करें और इस इशू को सॉल्व करें। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जो मेंटेन करने की कोशिश की गई थी आसाम में, उसमें कुछ ऐसे मेंबर्स जिनकी संख्या जो है वो मेन रजिस्टर में जिनका नाम नहीं आ पाया, तो उनके लिए यहाँ पर ये फॉरेनर ट्राइब्यूनल्स एस्टेब्लिश किए गए कि वो यहाँ पर आएँ अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो इसके लिए फॉरेनर ट्राइब्यूनल्स जो है उनको एस्टेब्लिश किया गया था। पहले इसमें क्या होता था कि गवर्नमेंट के पास में ही पावर है कि फॉरेन ट्राइब्यूनल्स जो है एस्टेब्लिश की जाएंगी। अब इसमें नए अमेंडमेंट के थ्रू ये भी डिसाइड किया गया कि वो मेंबर्स जिनके नेम नहीं है मतलब वो भी अप्रोच कर सकते हैं अब फॉरेनर ट्राइब्यूनल्स को। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी GS पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फॉरेन पेज पर और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो ताइवान स्टेट को लेकर के है। चाइना जो है जिन्होंने मिलिट्री एक्सरसाइज की, तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि येलो और बोहाई सी जो हैं वहाँ पर उन्होंने लाइव फायर एक्सरसाइज को लेकर के अनाउंस किया है। तो येलो जो सी है वो कहाँ लोकेटेड है, येलो सी जो है वो कोरिया पेनिनसुला और चाइना उनके बीच में जो एरिया है उसको येलो सी बोलते हैं। तो ये लोकेशन बेस्ड जो न्यूज़ है आप सभी को पता है ड्रिल्स क्यों की जा रही है कि वो पेलोसी जो है जो US के स्पीकर उनके जो विजिट हुई ताइवान में उसके बाद में इशू देखने को मिला है। यहाँ पर चाइना की जो शिप है वो श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर आ रही है, तो इसको लेकर के इंडिया ने कंसर्न क्रिएट किया। तो यहाँ पर अब डिस्कशन किया जा रहा है, श्रीलंका ने बोला है कि कुछ टाइम तक उसकी विजिट को रोका जाए। यहाँ पर जो शिप का नेम है वो इम्पोर्टेंट है, युआन वांग 5। तो इसको लेकर के क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा, युआन वांग 5 क्या है, ये चाइना की एक सैटेलाइट है, इसरो की सैटेलाइट है या फिर कोई वैक्सीन है, कुछ इस तरीके से। तो आपको पता होना चाहिए कि चाइना की एक शिप है जो हम्बनटोटा पोर्ट पर आने वाली थी, ओके। अब यहाँ पर चाइना बोल रहा है कि भाई हम तो श्रीलंका वाले एरिया में आ रहे हैं, इंडिया को क्या कंसर्न है इससे। क्यों भाई, जब ताइवान वाले एरिया में, साउथ चाइना सी वाले एरिया में जब US की शिप जा रही थी तो आपको प्रॉब्लम थी। आप यहाँ पर एक रीजनल एरिया में आकर के अपनी एग्जिस्टेंस बना रखे हो और वहाँ पर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हाई लेवल इम्प्लीमेंट कर रखा है, टेक्नोलॉजी हाई लेवल की इम्प्लीमेंट कर रखी है उस शिप में।
तो इसी को लेकर के तो कंसर्न है ना। इंडिया ने ये बोला है कि इसकी वजह से हमें इकोनॉमिक्स, मैरीटाइम, सिक्योरिटी, ये सारे इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। तो इसको लेकर के यहाँ पर इंडिया ने अपनी बात रखी है। दूसरा यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल है कि यूक्रेन के ऊपर जो अटैक किया रशिया ने, तो वहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट के कुछ एरिया जो है वो डिफेक्ट हो गई। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने बोल दिया है कि भाई ये जो इशू है, अगर इसी तरीके से अटैक होते रहे तो ये तो न्यूक्लियर टेररिज्म जो है उसको आप इंक्रीज़ कर रहे हो। इसकी वजह से तो न्यूक्लियर जो इशू है वो तो इंक्रीज़ होते जाएंगे। तो ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक इशू है, इसके ऊपर सॉल्यूशन के ऊपर काम होना चाहिए, क्योंकि अगर इसी तरीके से मिसाइल अटैक होते रहे तो प्रॉब्लम जो हैं वो तो इंक्रीज़ होंगे। ओके, तो IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स जो है वो आप कमेंट बॉक्स में बता दो कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। आप हमारे अदर इनिशिएटिव आज़ादी सीरीज़ से जुड़ो। आज़ादी सीरीज़ में क्या किया गया है कि हम जो हैं वो लगभग 15 से 16 जो वीडियोस आपको दिए जाएंगे, और इसमें जो हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, मीन्स हमारे इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल है, आप सभी को पता है ना 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मतलब इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को हम कवर करवा रहे हैं। मतलब हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को हम क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ के थ्रू आपके लिए कवर करवा रहे हैं। इसी तरीके की अदर आर्टिकल बेसिस पर, जैसे कि पार्लियामेंट सीरीज़ लेकर के आएंगे, और भी अदर इंपॉर्टेंट सीरीज़ हम आपके लिए लेकर के आएंगे, जिसमें हम वो जो आर्टिकल है, जो सिलेबस का जो पार्ट है, उसको हम क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ में आपके लिए कंप्लीट करेंगे। तो आप जाकर के उसको व्यू कीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। इसके अलावा हमारी जो डेली क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज है उसको भी आप व्यू किया कीजिए। जो हमारी करंट अफेयर्स जो हैं उनको आप इसके थ्रू बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। ओके, थैंक यू।